हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, फिर हुक्स लॉ क्या होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स कम टू डिस्कस दिस ऑल पॉइंट्स। सबसे पहले जानेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी होता है कि अगर किसी बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो मतलब वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर वो हम हटाए तो वो फिर से अपना जिस शेप में था वो उसी शेप में आ जाए, उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। वो एक बॉडी का मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे एक रबर है, रबर पे हम रबर को डिफॉर्मिंग फोर्स दे, जैसे एक डायरेक्शन में खींचे और फिर उसको छोड़े तो वो फिर से अपना एक रिगेन, फिर से शेप साइज रिगेन कर लेता है। यह मटेरियल प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है प्लास्टिसिटी, नोट रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाए और वो फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये उसका बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर देता है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद उसमें अगर शेप साइज चेंज नहीं होता है, वो अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता है, तो उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। इसी में अगर हम यहाँ पे लगा दें कि आफ्टर मतलब रिमूविंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स डज नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज, तो ये प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ बॉडी। जैसे बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो जैसे यहाँ पे बॉडी पे ये बॉडी है, इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिफॉर्मिंग फोर्स होगा जो कि उसको सेफ साइड रिगेन करने में हेल्प करेगा। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स ए बाई ए होता है। फिर स्ट्रेस का प्रकार रहता है पढ़ेंगे। जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है जैसे किसी बॉडी पे परपेंडिकुलरली उस पर फोर्स अप्लाई करे पर यूनिट एरिया, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये दो प्रकार का होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, किसी बॉडी को एक ही डायरेक्शन में उसको दबाना, और इसको क्या होता है एक्सटेंड करना, दोनों साइड से दोनों एंड से एक्सटेंड करना, उसको बोलता है टेंसाइल स्ट्रेस। अब जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हम इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एफ साइन थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। और नीचे डायरेक्शन में क्या होगा, उसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा के, तो होगा क्या, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ टेंजेंशियल फोर्स होगा और ये एफ नॉर्मल फोर्स होगा। तो एफ नॉर्मल क्या होता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है एफ परपेंडिकुलर जो लग रहा है यहाँ पे कंपोनेंट में बाई एरिया। एफ साइन थीटा क्या होता है, एफ साइन थीटा बाई एरिया नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है भाई, एफ टी, मतलब एफ टी क्या है, एफ टी बाई ए इक्वल क्या होगा, एफ कॉस थीटा बाई ए एरिया, तो वो हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर आगे आता है बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस कोई बॉडी है, अगर उसको हर एक डायरेक्शन से अगर परपेंडिकुलरली फोर्स अगर अप्लाई करे तो वो डेल्टा पी यहाँ पे है, प्रेशर चेंज इनटू एरिया के बराबर होता है वो फोर्स। जैसे बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो ये इसका आफ्टर फोर्स अप्लाई इसका बॉडी का शेप ये ऐसा हो गया। तो बल्क स्ट्रेस क्या होता है कि डेल्टा पी इंटू ए, डेल्टा पी प्रेशर है और इंटू एरिया है। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका हम बॉडी का शेप चेंज नहीं भी हो सकता है। ये फोर्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि इसका वॉल्यूम चेंज हो। उसके बाद फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंप्रेशन शेप कॉन्फ़िगरेशन शेप लेंथ और वॉल्यूम टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथ। स्ट्रेन जैसे कोई बॉडी है, उसका लेंथ एल है, अगर हम उसको ऐसे उसको स्ट्रेच करें तो वो उसका लंबाई बढ़ जाएगा या फिर घटा दे, तो जो पहले चेंज करने के बाद जो लेंथ आया है या फिर शेप साइज वॉल्यूम वो भी हो सकता है, तो चेंज करने के बाद जो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का जो रेशियो निकालते हैं वही स्ट्रेन निकलता है। जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ लेंथ का तो डी एल मतलब डेल्टा एल बाई एल, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर वॉल्यूम स्ट्रेन होता है कि कोई बॉडी है, उसका वॉल्यूम ये इतना हो गया है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन होता है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, तो उसको ऊपर में अगर फोर्स लगाए तो, और नीचे वाला जो है वो हमारा फिक्स रहेगा। तो ऊपर से अगर कोई फोर्स लगाए तो कुछ इसमें ऐसे झुकाव होगा, तो वो झुकाव कितना होगा, एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे फाई, ये फाई एंगल है, वो उतना झुक गया उस डायरेक्शन में, और ये बॉडी का लेंथ कितना है, एल है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर टेन फाई इज और या फाई इज इक्वल टू एक्स बाई एल। ऊपर का डायरेक्शन कितना उस डायरेक्शन में गया है, और
बाई एल, तो वो निकलता है एक्स बाई एल शियर स्ट्रेन होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि जो अभी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े हैं, तो हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। हमारा जो इलास्टिक लिमिट होता है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि शेप एंड साइज रिगेन करता है, उसके लिमिट में ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या होता है कि अगर इसको इक्वेट करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ये कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन हमने पहले पढ़ चुका है। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी, जैसे लेंथ, वॉल्यूम और एक्सेट्रा डेंसिटी सब जो है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसका ऐसे यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, फिर ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यंग्स मॉडुलस, फिर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर होता है बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करे बॉडी पे। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकलता है यंग्स मॉडुलस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फिगर में, ये एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है, उस पर मास एम मास का ऑब्जेक्ट ये हो गया है। तो उसके बाद बॉडी में डेल्टा एल चेंज आ गया है लेंथ में, और ये बॉडी क्या वेट है, मास इस बॉडी का वेट है। तो तो इस तरह से निकालेंगे, और यंग्स मॉडुलस इस तरह से निकलता है ए बाई ए डेल्टा एल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यंग्स मॉडुलस का ही एक अगला एग्जाम्पल है, इलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। रॉड को अगर हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली अगर हो तो उसमें कितना इलोंगेशन आता है, वो हम इसको इस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक रॉड है यहाँ पे, इसका लेंथ एल है, वेट है इसका डब्ल्यू, एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है कितना एलोंगेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक डी एक्स वेट का एक हम एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स वेट का हम एक एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पे टी क्या है, टी यहाँ पे फोर्स है। कौन सा फोर्स है, जैसे वेट पर यूनिट लेंथ। तो एक्स डिस्टेंस जाने के बाद एक्स डिस्टेंस पे रॉड का कितना लेंथ होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। जैसे यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे है लेंथ, उस पर कितना टी प्लस डी टी फोर्स लग रहा होगा, नीचे कितना टी लग रहा होगा। तो एक्स एलिमेंट है जो यहाँ पे डी एक्स है, वहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, टी इंटू डी एक्स ए इंटू वाई। यहाँ पे वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, और ए एरिया है, और टी ये फोर्स है, और डी एक्स ये एलिमेंट का, ये डी एक्स एलिमेंट है। ये कहाँ से आया है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि यंग्स मॉडुलस इक्वल कितना होता है, फोर्स बाई एरिया इंटू डी एल बाई एल, इतना होता है, ओ नहीं एल बाई टी एल। तो यही, तो इसी एल को इधर ले गए हैं और वाई को यहाँ पे आया तो यहाँ से आ गया है। ठीक है, तो उस तो डी एक्स पे कितना फोर्स लगा होगा, टी इंटू डी एक्स ए इंटू वाई। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल इलोंगेशन आ जाएगा जीरो, इसका जीरो इनिशियल और एल टी इंटू डी एक्स ए वाई। टी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। और इसी को, ये सब कांस्टेंट है, डब्ल्यू ए वाई क्या है, कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस, इतना का इंटीग्रेशन इतना होगा, वैल्यू पुट करने पे एल, तो इतना आ जाएगा। ये अगर वर्टिकली अगर रॉड है तो इसमें कितना इल्यूमिनेशन आएगा, ये इतना होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि अगर वही रॉड हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और एफ फोर्स से उस पर अप्लाई हुआ है, एफ फोर्स उस पर लग रहा है, तो उसमें कितना इल्यूमिनेशन आएगा। तो हम एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट लेकर के, एम इसका मास है, एरिया है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई है, और एम यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो एम क्या है, मास पर यूनिट, एम मास पर यूनिट लेंथ। तो एक्स डिस्टेंस पे एम इसका मास कितना होगा, एम बाई एल, यहाँ पे मास एल है। ठीक है, तो टी इक्वल कितना आएगा, टी एक्सलेशन इक्वल कितना आता है, एफ बाई एम, फोर्स इक्वल कितना आता है, मास इंटू एरिया। तो एक्सलेशन इतना आ जाएगा, तो टी इक्वल कितना, टी मेरा फोर्स ये एम डैश, एम डैश का वैल्यू यहाँ पे है, तो टी इक्वल टू एम का पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो टी इक्वल कितना है, एफ इंटू एक्स बाई एल। तो इसी को फिर ये टी है। ठीक है, अगर डी एक्स लेंथ पे कितना लग रहा होगा, टी इंटू डी एक्स ए बाई फोर्स लग रहा होगा, तो टोटल इलोंगेशन इसको इंटीग्रेट कर देंगे और टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये वैल्यू आएगा, नीचे एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे एल है, तो एल से ऊपर कटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस आता है, एक वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है।
फिर अगर हम पहले हम क्या पढ़े थे, यंग्स मॉडुलस पढ़ लिए, अब हम बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस का रेशियो जो निकलता है वो होता है बल्क मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एफ नॉर्मल बाई एरिया। एफ बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर भी होता है। तो डेल वी बाई वी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला हो गया है। तो बी इक्वल टू इतना भी होता है माइनस पी इंटू वी बाई डेल वी। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी बाई डी एक्स। जब हमारा वेरिएबल अगर देगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा इतना बल्क मॉडुलस आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब हम इस बॉडी पे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बड़ी क्या होगा, वो मतलब ये सिकुड़ना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का ही उल्टा अगर हम 1/2 कर दे तो मतलब रेसिप्रोकल कर दे तो हमारा बल्क मॉडुलस आता है। 1/b रेसिप्रोकल होता है। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2, तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/b इक्वल टू कितना, इसी ये टर्म तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड सॉलिड, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस किस तरह से वेरी करता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस क्या होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। इसको हम डी पी बाई डी वी इक्वल टू पी बाई वी माइनस पी बाई वी होता है। फिर आता है एडियाबेटिक बी और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है, बी क्या है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू यहाँ पे ये बल्क मॉडुलस कांस्टेंट है, एडियाबेटिक कांस्टेंट है वाई तो इंटू पी। तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इक्वल कितना हो जाएगा, सी पी बाई सी बी। सी बी यहाँ पे ये कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको डी पी बाई डी वी करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, निगेटिव एक्स इंटू पी बाई पी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने का चांस रहता है क्योंकि ये सबको पता रहता है, ये थोड़ा ही किसी को उतना ज़्यादा नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे ये देख लेंगे। उसके बाद आता है तीसरा क्या होता है, तीसरा बल्क मॉडुलस दूसरा, और तीसरा क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है कि रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, एफ टी बाई एरिया बाई फाई। ये फाई क्या होता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेन होता है ये फाई। ये फाई इक्वल कितना होता है, फाई इक्वल होता है एक्स बाई एल। ये फाई इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एन क्या है, ईटा है, ईटा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा होता है क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किसी ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये क्या है, क्यूबिक शेप है ये, ठीक है। क्यूब यहाँ बनानी है लेकिन ये क्यूबिक शेप है, इसको F4 से उस डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्स मेरा और ये क्या फिक्स रहेगा। तो फिक्स ऐसे रखेंगे, ये अगर फिक्स रहेगा तो थोड़ा इधर होगा ही, तो ये एक्स डिस्टेंस उस साइड में गया है राइट हैंड साइड में। तो हमारा अगर बोलेगा मॉडुलस रिजिडिटी कितना होगा तो एफ बाई एरिया और इंटू फाई इंटू शियर स्ट्रेन। ये फोर्स एरिया कहाँ से निकालेंगे, जिस जैसे फोर्स जितना पे लग रहा है, जैसे ये पूरा एरिया हुआ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, वो जितना एरिया जैसे एफ इंटू, जैसे इस पे एरिया लगा है, ये एल है और ये बी है, तो एल इंटू बी एरिया हो जाएगा। ये फोर्स इस पर लगा है तो फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम पढ़ेंगे एनालॉजी ऑफ रॉड एंड स्प्रिंग। मतलब रॉड और स्प्रिंग में क्या अंतर होता है। जैसे इसको रॉड को हम एक मतलब डेल्टा एल से इसको इलोंगेट कर दिए तो क्या होता है, वाई जोड़ क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो इसमें यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा, एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो और यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे वाई इक्वल टू यही फोर्स है, तो फोर्स को इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, वाई इंटू ए। ये फोर्स इधर रहेगा और बाकी बात सबको इस साइड में ले आएंगे, लेकर के आएंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और किसी स्प्रिंग यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इलोंगेट किए एक्स डिस्टेंस तक, तो इसका फोर्स कितना होगा, के इंटू डेल्टा एल। यहाँ पे के इंटू डेल्टा एल क्या है, यहाँ पे ये के इंटू एक्स होगा। तो के इंटू कितना है एक्स, ये एक्स क्या है डेल्टा, मतलब इसका एल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है, ये एक्स। तो इस दोनों में कंपेयर करें तो किसके बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा एल है और यहाँ पे भी ये भी डेल्टा एल है, क्योंकि ये भी चेंज इन लेंथ है, ये भी चेंज इन लेंथ है। तो के किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा जितना भी होगा वाई इंटू ए बाई एल, ठीक है, इक्वल टू वाई एल। इसको याद रखने के लिए याल से याद रखना, ए वाई और ए से या एल से याल वाई और ए वाई क्या होता है, मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस होता है, और ये क्या होता है एरिया और ये लेंथ होता है, ठीक है। फिर उसी के बाद आता है जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, एक रॉड यहाँ पे एल है और ये दूसरा रॉड लगाया हुआ है नीचे, जस्ट उसी के नीचे दूसरा रॉड है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका दूसरा है, इसका लेंथ L1 है, एरिया ए है Y1, इसका यंग्स मॉडुलस Y1, इसका भी सेम रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसको हम स्प्रिंग में बदल करके, स्प्रिंग में बदलेंगे कैसे, तो K1 इसका कैसे निकलेगा, K1 यहाँ पे है तो K1 इसका ये हो जाएगा, दूसरा स्प्रिंग नीचे से लगा देंगे, K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो Y2 ये सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो हम स्प्रिंग यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में निकालने के लिए के इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना करके कि उसका तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो इसको सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इतना आ गया k1 इंटू k2/k1 प्लस k2। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट किस तरह से कांस्टेंट निकाले हैं स्प्रिंग का, तो ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/2 x स्क्वायर। तो सेम टू सेम उसमें x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू यहाँ पे FL इंटू वाई से वही हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस में से ये ड्राइव हुआ है, और k इक्वल टू वाई इंटू एल, ये तो अभी निकाले यहाँ पे। अब दोनों को हम रिप्लेस करेंगे इसमें, तो 1/2 f स्क्वायर इंटू एल वाई ए इंटू वाई आ जाएगा, वो होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे निकलता है, तो एक फार्मूला यहाँ पे इस सब ड्राइव करने के बाद ये एक फार्मूला निकला है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करेंगे तो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ठीक है, ये कैसे निकला यहाँ पे, बहुत ये पूरा फार्मूला को वेरिएबल को पुट करने के बाद यहाँ पे ये एक ड्राइव इक्वेशन मतलब फार्मूला है, ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। फिर आता है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ स्ट्रेन। जैसे कोई बड़ी मतलब कब कोई बड़ी है, कब मतलब कितना, जैसे इलास्टिक उसका प्रॉपर्टी है, तो कोई बड़ी अपना कोई अपना साइज या फिर शेप गेन कर लेता है, और कोई गेन नहीं कर पाता है, और कोई पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका वेरिएशन ये इस ग्राफ से देखिए। जैसे O से A, B, फिर C और D, और फिर यहाँ पे E है, स्ट्रेस यहाँ पे है, और ये स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी शो करता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल है, यहाँ से उसके जो बॉडी का शेप साइज पे कोई चेंज नहीं होगा, वो ठीक है। फिर अगर हम बी पे जाए तो वो इलास्टिक लिमिट है, अगर यहाँ पे से डिफॉर्मर फोर्स अगर हटा ले तो फिर बॉडी अपना शेप साइज गेन कर लेता है। फिर सी पे भी वो ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट मतलब वही कि फिर से अपना शेप एंड साइज गेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सी और डी, सी डी यहाँ पे सी और से डी है, प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिक बिहेवियर कि इस बीच में अगर बॉडी पे अगर डी फॉर्मिंग फोर्स अगर लग रहा है तो वहाँ पे बॉडी अपना शेप एंड साइज गेन ही करेगा, वो शेप साइज गेन नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे डी अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट मतलब अब वो जैसे किसी पर लग रहा है तो वो डिफॉर्म होने के कगार पे है, जैसे टूटने होता है ना जैसे, तो उसी के कगार पे ये डी होता है। और डी से ई अगर जाए तो वो फ्रैक्चर मतलब कोई बॉडी क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ पे उसमें शेप साइज में कुछ चेंजेस हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, ऐसा है यहाँ पे डी ई। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। ये कंप्लीट थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ हमने जो इलास्टिसिटी है वो पढ़े हैं। दिस टॉपिक इज, ये पूरा टॉपिक थ्योरी बेस्ड है, और इससे क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, और पूरा अब क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।